नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रथम प्रश्न पत्र में हम आधुनिक काव्य सोपान पुस्तक पढ़ रहे हैं और आधुनिक काव्य सोपान के जिस कवि को आज हम पढ़ेंगे उनका नाम है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत का संक्षिप्त सा परिचय हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज हम सुमित्रानंदन पंत की कविता के बारे में पढ़ेंगे और जिस कविता को हम पढ़ रहे हैं हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं उस पहली कविता का नाम है पर्वत प्रदेश में पावस। पर्वत प्रदेश पहाड़ी इलाका, पावस कहते हैं वर्षा ऋतु कि पहाड़ों में जो बारिश होती है, जो वर्षा होती है, उसका वर्णन कवि इस कविता में करता है। तो पर्वत प्रदेश में पावस कविता कवि के प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाती हुई कविता है। पहले मैं कविता पढ़ रहा हूँ, उसके बाद कविता का अर्थ आपको बताता हुआ चलूँगा, उसकी व्याख्या करूँगा। कविता इस प्रकार है कि पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र द्रग सुनन फाड़। अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल। प्रकृति की कोमल कुशल चितेरे छायावाद के आधार स्तंभ कवि सुमित्रानंदन पंत की कविता पर्वत प्रदेश में पावस से अवतरित ये जो पंक्तियां हैं जिन्हें हम पढ़ रहे हैं, वर्षा ऋतु में पर्वतीय प्रदेश की क्षण प्रतिक्षण परिवर्तित विविध शोभा का वर्णन कवि कर रहा है। कवि अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हुए बचपन की सहचरी प्रकृति की वर्षा ऋतु के समय पर्वतीय प्रदेश का मनमोहक चित्र प्रस्तुत कर रहा है। कवि पंत वर्षा काल में पर्वत प्रदेशों के पल पल परिवर्तित होने वाले सौंदर्य का चित्रण करते हुए कह रहा है कि पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। कि वर्षा काल का समय था और चारों तरफ पर्वतीय प्रदेश दिखाई दे रहा था। इस पर्वतीय प्रदेश में कभी तो बादल घनघोर वर्षा करने लगते, कभी उमड़ घुमड़ कर पर्वतों को ढक लेते, तो कभी रिमझिम बरसने लगते थे और इस तरह प्रकृति हर क्षण अनेक प्रकार का सौंदर्य धारण कर रही थी। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र द्रग सुनन फाड़। द्रग कहते हैं आँखों को, द्रग सुमन या सुनन मिसप्रिंट हो गया गलती से, वो सुमन होना चाहिए। सुमन कहते हैं पुष्प को, आँखों रूपी पुष्प से। अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। महाकार कहते हैं विशाल आकार को। जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल। ऐसे ही दृश्यों में एक दृश्य का कवि चित्रण कर रहा है कि वर्षा ऋतु में जब बादल घनी वर्षा कर रहे हैं तब माला के आकार में गोल घेरा बने हुए से प्रतीत होने वाले अपार पर्वत अपने हृदय पर खिले हजार फूलों रूपी आँखों को फाड़ फाड़ कर अपने चरणों के पास निर्मल स्वच्छ जल के समान विशाल तालाब फैला हुआ है। उसमें स्वयं के ही यह महान आकार को बार बार देख रहे हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं का अवलोकन कर रहे हों। अर्थात मेखला की आकृति से जुड़े हुए अपार पर्वतों पर खिले हुए हजारों पुष्प पर्वतों के नेत्र हैं और वर्षा के कारण पर्वतों के बीच में जो स्वच्छ पानी तालाब में भरा हुआ है उसमें पर्वत की परछाई पड़ रही है। जब हम उस दृश्य को देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो सभी पर्वत अपने हजारों पुष्प रूपी नेत्रों को फाड़ फाड़ कर उस तालाब के पानी में अपने पर्वतराज के विशाल आकार का अवलोकन कर रहे हैं। पर्वत प्रदेश में पावस ऋतु की पल पल परिवर्तित सौंदर्य का कवि पंत ने कल्पना के सहारे मनमोहक चित्रण किया है। आगे कवि कहता है कि गिरि का गौरव घाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्जर। गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर हैं झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। कवि
कल्पना की रंगीन तूली का सहारा लेकर पावस ऋतु में पर्वतों के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहा है कि गिरि का गौरव गाकर झरझर मद में नश नश उत्तेजित कर मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। कि अत्यधिक वर्षा के कारण पहाड़ों से प्रेम के प्रतीक झरने झरझर की ध्वनि करते हुए जब धरती पर गिर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि मानो वे अपने पर्वतराज के गौरव का मधुर स्वर में गुणगान कर रहे हैं। मनोरम दृश्य उपस्थित कर रहे झरनों की छन छन छनन ध्वनि शरीर के रोम रोम में प्रेम का नशा भर रही है, मन को उत्तेजित करती हैं। झरनों को तेज गति से आपसी टकरार तथा तेज गति से गिरने के कारण उनमें अनेक झाग भरे हुए हैं। ये झाग भरे झरने माला में पिरोए मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर लग रहे हैं। गिरिवर के ओर से उठ उठकर उच्चाकांक्षा से तरोवर हैं झांक रहे नीरव नभ भरा निमेष अटल कुछ चिंता पर। झरनों के बाद कवि पर्वतों पर खड़े ऊंचे ऊंचे वृक्षों का वर्णन कर रहा है कि पहाड़ों के वक्ष स्थल पर खड़े हुए ऊंचे ऊंचे वृक्ष ऐसे लग रहे हैं जैसे मानव के हृदय में ऊंची ऊंची आकांक्षाएं इच्छाएं जागृत हो रही हैं। अर्थात मानव हृदय में ऊंची उठने वाली आकांक्षाओं के समान गिरी के वक्ष पर खड़े ऊंचे ऊंचे वृक्ष निरंतर आकाश की ओर बढ़ रहे हैं। ये वृक्ष आकाश की ओर बढ़ते हुए शांत स्तब्ध होकर लगातार बिना इधर उधर देखे हुए टकटकी लगाए चिंता मग्न दिखाई दे रहे हैं। कवि ने झरझर झरते झाग भरे उत्तेजित करने वाले झरनों तथा ऊंचे उठते वृक्षों का कल्पना द्वारा मनोरम चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ प्रकृति का आलम्बन उद्दीपन एवं मानवीकरण चित्रण दिखाई देता है। गिरी के तरुवरों की मूर्तता पर मानव मन की अमूर्त भावनाओं का आरोप है। और भाषा में देखते हैं कि ध्वन्यात्मकता और संगीतात्मकता आ गई। आगे कवि लिखता है कि उड़ गया अचानक लो भूधर फड़का अपार वारिद के पर रवशेष रह गए हैं निर्जर हैं टूट पड़ा भूपर अंबर। दस गए धरा में शवैशाल उठ रहा धुआं जल गया ताल यूं जलदयान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। पर्वत प्रदेश में पावस के विभिन्न दृश्यों में पर्वतों पर घिर आए बादलों एवं उनके बाद पर्वतों की छटा में आए परिवर्तनों का वर्णन करता कवि कह रहा है कि ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं पर सघन काले सजल बादल घिर गए हैं, जिससे पर्वतों का दिखना बंद हो गया है या बादलों में पर्वत छिप गए हैं। उन बादलों में छिपे पर्वतों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो पर्वतों के अचानक बादल रूपी पंख लग गए हैं और इन पंखों को फड़फड़ाकर पर्वत आकाश में उड़ने लगे हैं और उड़ चले हैं। पर्वतों द्वारा बादल रूपी पंख लगाकर उड़ जाने से पीछे झरने उनकी आवाज़ के रूप में शेष रह गए हैं। इस प्रकार बादलों से ढकी पर्वत श्रृंखलाएं ऐसे लग रही हैं जैसे संपूर्ण आकाश ही धरती पर उतर आया है अपनी बाहों में भरने के लिए। धस गया धरा में शवैशाल उठ रहा धुआं जल गया ताल यूं जलदयान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। इस अद्भुत दृश्य को देखकर शाल के वृक्ष भी डर के मारे धरती में धस गए हैं और तालाब के जल जाने के कारण चारों तरफ धुआं उठ रहा है। अर्थात बादलों से ढकी धरती पर शाल के वृक्ष एवं तालाब भी ढक गए हैं और तालाब से उठती तरंगें उसके झलने का आभास करवा रही हैं। इस प्रकार पावस ऋतु में पर्वत प्रदेश में पल पल परिवर्तित प्रकृति के दृश्यों को बादलों रूपी यान में बैठकर देवराज इंद्र अपनी इंद्रजालिकता जादूगरी से अंजाम दे रहा है, अपना जादू दिखा रहा है। वह सरला उस गिरी को कहती थी बादल घर। कभी कह रहा है कि वो सरला जो उसकी प्रीतमा जो सहेली है वो उसको जो सरल हृदय की उस पर्वत को बादलों का घर कहा करती थी। इस तरह मेरे चितेरे हृदय को बाह्य प्रकृति बनी चमत्कृत चित्र थी। सरल से सौ की सुखद सुधीसी वह बालिका मेरी मनोरम मित्र थी। इस तरह कवि कह रहा है कि वो मेरी प्रियतमा पर्वत प्रदेश को बचपन में बादलों का घर कहा करती थी, जो अनुचित नहीं जान पड़ता। प्रकृति अपने इन अद्भुत चित्रों से मेरे बाल सुलभ हृदय को चमत्कृत करती रहती थी, चौंकाती रहती थी और इसी से चमत्कृत होकर मेरा चित्त प्राकृतिक सौंदर्य के विविध
चित्र उत्कराने पर विवश हुआ था। इस प्रकार मेरे शैशव की सुखद स्मृति के समान वही बालिका रूपी प्रकृति मेरी सबसे प्रिय एवं मनोरम मित्र थी। बादलों से घिरे पर्वतों का कवि ने आलंबनात्मक सजीव बिंबात्मक वर्णन इस कविता में किया है। अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा एवं मानविक करण अलंकारों का कल्पनामय सुंदर चित्रण कवि ने किया है। कवि ने प्रकृति रूपी सुंदरी को अपनी बाल सहचरी बताकर उसके अनुपम सौंदर्य को दिखाया है। भाषा शैली में बिंब विधान तथा चित्रमयता से प्रभावोत्पादकता आ गई है। ध्वन्यात्मकता और संगीतात्मकता हमें इस कविता में देखने को मिलती है। कवि ने बहुत ही सहज और सरल तरीके से वर्षा ऋतु का वर्णन किया है कि पहाड़ी प्रदेशों में वर्षा की ऋतु कितनी सुंदर होती है। इस कविता में अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो पुनः आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।